खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मंचनाबाद का, जहां से हमारे ड्रीम न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आफ्ताब वाघा से जो इंटरव्यू के लिए इस टाइम मौजूद हैं। मंचनाबाद की एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप माहिर तालीम की हैसियत से 40 साल तक अपने मुल्क की खिदमत अंजाम देते रहे। रिटायरमेंट के बाद शोबा सहाफ़त को मुंतखब किया और आजकल एक आलिम निगार की हैसियत से सहाफ़ती दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। वहाँ पर हमारी ड्रीम न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आफ्ताब वाघा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना है फजल महमूद अंजुम साहब का। जी आफ्ताब, हम सुन रहे हैं, आप आगाह कीजिएगा। नगर तहसील मंचनाबाद आज एक हम इंटरव्यू के हवाले से हाजिर हुए हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी तारफ की मुहताज नहीं। आप माहिर तालीम की हैसियत से 40 साल तक खिदमत अंजाम देते रहे। रिटायरमेंट के बाद सुबह सहाफ़त को मुंतखब किया। आज एक कालम नगार की हैसियत से सहाफ़ती दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जनाब फजल महमूद अंजुम साहब। आइए उनसे जानते हैं कि आप माशाल्लाह माहिर तालीम रहे हैं, कहाँ तक तालीम हासिल की और किन किन इदारों से वाबस्ता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाए। आपने पूछा कि मैंने तालीम कहाँ तक हासिल की और साथ ही ये कि किन किन इदारों से वाबस्ता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं डबल MA हूँ। MA सियासियात मैंने किया और MA एजुकेशन किया। और अगर इदारों की बात की जाए तो बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत मशहूर इदारा है कॉलोनी हाई स्कूल बहावलनगर, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर डिग्री कॉलेज बहावलनगर में पढ़ता रहा और उसके बाद फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने MA किया और MA एजुकेशन जो है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया। तो अल्लाह का शुक्र है। जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें तालीम से नवाजा। सर माशाल्लाह, मैं इसके लिए आपको दाद पेश करता हूँ और मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि सहाफ़ती आपने तालीम के बारे में तो 40 साल वक्फ किए पाकिस्तान के लिए और बच्चों को आरास्ता किया तालीम के हवाले से, तो इसके बाद सहाफ़त का शोबा जो मुंतखब आप करते हुए नज़र आते हैं आजकल, तो ये वक्त दिल में कैसे ख्याल आया कि आपने सहाफ़त को ज्वाइन किया? इस हवाले से आप ज़रा रोशनी डालिए कि इस हवाले से आपका क्या कहना है साहब? जी बिल्कुल जनाब, मुझे ना लिखने का बहुत शौक था। शुरू से ही मैं लिखता था और एक वक्त ऐसा आया कि ये जो लिखना है ना, ये मेरे लिए एक नशे की हैसियत इख्तियार कर रही है। अब मैं ना लिखूं तो मुझे एक बेचैनी सी महसूस होती है, इसलिए मैं लिखता हूँ। क्या बात। अपनी सर्विस के दौरान मैंने बच्चों की तरबियत की, उनके लिए लिखता रहा। पहले मैं उनके लिए तकारीर लिखा करता था। तकारीर लिखने के बाद खुद भी मैं मुकर्रर था, खुद भी तकारीर किया करता था। तो जब मैंने रिटायरमेंट ले ली तो उसके बाद मैं, क्योंकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियों से बिल्कुल फारिग हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चले ये लिखने वाला शौक जो है ये टाइम को पास करने के लिए ये तो मेरे पास है ना, तो इसलिए मैंने लिखना शुरू किया और लिखने में मैंने फिर कलम निगारी शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है आज तक। सर माशाल्लाह, इसके लिए तो मैं आपको दाद देता हूँ कि टीचिंग के बाद जो भी टीचर होता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि खासकर इस उम्र में वो आराम करे। तो आपने माशाल्लाह खिदमत खलक के लिए जो सा कालम नगारी का शोबा मुंतखब किया है, क्यों ऐसे कालम नगारी जो कि आज के ऐसा कोई कालम नगार हुआ है जो आपके आइडियल हों और एक कितने कालम लिख चुके हैं, इनका मौजू क्या होता है? इस हवाले से सर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे आगाह कीजिए। जी मैं शुरू में ना, क्योंकि मैं MA सियासियात हूँ, सियासियात के साथ मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक है, तो मैं शुरू में अखबारात बहुत पढ़ा करता था। तो अखबारात में जो कॉलम शाये होते थे
ان میں عطاءاللہ قاسمی کو میں بڑا پسند کرتا تھا، ماشاء اللہ، اور ان کے بعد عرفان صدیقی صاحب، صحیح، ان کو بڑا پسند کرتا تھا۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق چڑھا، تو میں نے بھی کالم نگاری شروع کر دی۔ تو کالم نگاری کا مقصد میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں جب معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں اور لوگوں کے مسائل اور جو عوام کی مشکلات ہیں ان کو جب دیکھتا تھا تو میرا دل بڑا پڑتا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس کالم کے ذریعے میں اپنے خیالات جو ہیں یہ اعلیٰ سطح تک پہنچاؤں، شاید میری اس کوشش سے عوام کے جو حالات ہیں وہ سدھر جائیں۔ تو اس لیے میں نے یہ کالم نگاری شروع کی۔ سر ماشاءاللہ ہم آپ کے کالم جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے اداروں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، غریب آدمی کے حق کے لیے آپ نے بات کی ہے۔ غریب آدمی اب اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت روٹی کھانے کی وجہ سے تنگ، اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی تبدیلی آ سکے گی، یا آنے والے وقت میں آپ کو کوئی اس منچن آباد میں کوئی تبدیلی کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا سر؟ جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ میرا مقصد کالم نگاری کا یہ تھا کہ میں معاشرے کی برائیاں جو ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کروں، اور میرے ان ہائی لائٹ کرنے سے شاید کوئی با اختیار لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں اور ان میں کوئی کمی ہو سکے۔ تو اس لیے میں معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں لکھتا ہوں، عوام کی جو حالت زار ہے ان کے بارے میں لکھتا ہوں۔ خاص طور پہ میں جو آج کل سوشل میڈیا پہ خرافات ہیں، ویڈیوز، گندی ویڈیوز، اور مختلف اداروں میں جو کلچر کے نام پہ، کلچرل شوز کے نام پہ جو شوز کیے جاتے ہیں، تو ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں ان کے بارے میں لکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ با اقتدار جو لوگ ہیں ان تک پہنچے اور وہ شاید ان پہ کوئی قدغن لگا سکیں اور عوام کچھ تو ان کے جو اثرات ہیں ان سے بچ سکے۔ تو اس لیے میں یہ کروں۔ سر ماشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہر موضوع پہ ہر لمحہ عوام کو بھی باخبر رکھا اور اداروں کو بھی باخبر رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہیں گے، بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، کھری اور سچی بات کرو۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ہمیں سچی اور کھری بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر کتنے لوگوں نے آج تک عمل درآمد کیا، اور سچ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور سچ کی آواز کیا ہمیشہ صحافیوں کے حق میں آتی ہے؟ کیا دوسرے عوام کے لیے جب صحافی کسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں یا حقائق کو منظر عام کے اوپر لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کبھی کوئی کھڑا ہوا ہے؟ اس کے حوالے سے سر آپ کا کہنا کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، صحافی کا مطلب یہ ہے کہ صحافی وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی آنکھ کہلاتا ہے۔ بالکل، صحافی جو دیکھتا ہے وہی اسے لکھنا چاہیے، بالکل، اور جو وہ دیکھے، جس چیز کا وہ مشاہدہ کرے اسی کی وہ رپورٹ کرے۔ تو یہ ہے ایک غیر جانبدارانہ رپورٹ، اسی کو صحافت کہتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سچ لکھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جانبدار ہو جاتے ہیں، کسی واقعے کے اصل حقائق کو آپ مسخ کر کے اس ادارے کو یا اس شخصیت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ان کے حق میں لکھتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت نہیں ہے۔ تو صحافی کا کام ہی ہے کہ وہ سچ لکھے، اور اس سچ کے لکھنے میں بالکل صحافیوں کو مشکلات بھی درپیش ہیں جی۔ ابھی آپ نے ملک کے اندر دیکھا کہ بہت سے صحافیوں کو یہ حامد میر ہیں اور اس جیسے اور بہت سے صحافی ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بھی ماننا پڑا۔ تو صحافی جب بھی سچ لکھے گا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپیکٹڈ ہیں، تو ان کا انہیں سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو پھر یہی اصول آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے سچ لکھنا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ ہی رپورٹ کرنا ہے۔ سر جس طرح پچھلے دنوں ہمارے ارشد بھائی شریف کو قتل کر دیا گیا سچ کے اوپر بات کرتے کرتے، تو اس حوالے سے جو صحافی جو ہے ہمیشہ
जिन्हें बिकाऊ सहाफ़ी भी कहा जाता है। मैं टोटली सहाफ़ी भाइयों को ये नहीं कहूँगा, कोई जो मैं हमेशा कभी उन्होंने सच की बात नहीं की और हमेशा सच का कभी साथ नहीं दिया, उन सहाफ़ियों के बारे में आपका क्या ख्याल है और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इस हवाले से आप रोशनी डालिएगा। जी देखें, आपने बिल्कुल सही बात की है कि सहाफ़ी जो हैं वो भी अपनी माशी मुश्किलात की वजह से हो सकता है कि वो किसी के अदाकार बन जाते हों, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि सहाफ़ी जो भी है उसको हुकूमत को चाहिए कि वो उसे उसकी सहूलियात दे, उसे उसके रिहाइश के लिए जगह दे, जी उसके मुलाजमत के लिए बंदोबस्त करे। तो ये जब ये सब चीज़ होगी तो फिर मेरे ख्याल में सहाफ़ी जो है वो अपनी माशी मुश्किलात से बेखौफ होकर फिर वो सच लिखेगा। तो इसके लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उनको सहूलियात दें, ये हुकूमत का फर्ज बनता है। और बाकी जब इस किस्म के लोग जो आते हैं, जो उनके बारे में इस्तलाह ये गढ़ी हुई है कि ये लिफाफा सहाफ़ी हैं, तो वाकई सही बात है, लोग पैसा लेते हैं, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि उसके पीछे उनके जो मसाइल होते हैं, वो अपने मसाइल को इसी तरह हल करना चाहते हैं कि वो लोगों से पैसा वसूल करके उनके हक में बयान देते हैं। आप ये सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं, आपकी मुश्किलात भी कम हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में उसी वक्त हो सकता है जब आपका जो ज़मीर है ना वो मर चुका हो, वो सो चुका हो। और जब ज़मीर सो जाए तो फिर किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो पैसा ले या वो ना ले, या वो सच लिखे या ना लिखे, या वो सच बोले या ना बोले, उसके लिए कोई फर्क नहीं। जी, जैसा कि आप जान रहे थे, माशाल्लाह मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जनाब फजल महमूद अंजम साहब, जिन्होंने अपने टीचिंग के हवाले से 40 साल पाकिस्तान की खिदमत की और उसके बाद एक ऐसा जो शोबा है वो उसे मुंतखब किया जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता है, और हज़ारों मसाइल जो हैं 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर माशाल्लाह वो 4 साढ़े 4 साल के करीब वो कालम लिख चुके हैं, लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ते रहते हैं। तो माशाल्लाह ऐसे सहाफ़ी जो हैं वो माशरे की आँख भी होते हैं और कानून की भी आँख होते हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और इसके साथ ही मैं एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा और फजल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें वो माशाल्लाह उन्हें बहुत शौक़ है और शुरू से वो शेर व शायरी भी बड़े शौक़ से करते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक शेर बोलें। और उसके साथ मैं भी यही चाहूँगा कि मैं फजल साहब के शेर के जोन सा है उसके बाद मैं भी एक शेर बोलूँ, तो उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। तो मैं फजल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आखिर में आप एक अच्छा सा अपने नाज़रीन को शेर से जो है वो इजाज़त हमें चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सर फजल साहब, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आखिर में आप एक आवाम के लिए, हमारे लिए, एक इन इदारों के लिए एक अच्छा सा शेर बोलें। जी, वो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ये जो कायनात है ये बनाई इसलिए गई है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया गया है और उनका इश्क और उनकी जो मोहब्बत है और उनकी जो अताअत है वो हमारे ऊपर फर्ज कर दी गई है। तो अल्लामा इक़बाल ने एक दफ़ा कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा कि अगर आपने इस दुनिया में कामयाब होना है तो सिर्फ आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, उसके अलावा कोई और चारा नहीं। जी, जैसा कि आप जान रहे थे माशाल्लाह फजल साहब की गुफ्तगू, उनका यही कहना है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा इस दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जिसको मतलब कि उसके साथ अटैच रहना चाहिए और इंसान को हक और सच की हमेशा जो है वो साथ देना चाहिए। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहूँगा और एक शेर आपकी नज़र करता चलूँ। ये राज किसी नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए आफ्ताब आगा को और देखते रहिए ड्रीम न्यूज़। अल्लाह निगहबान।